रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, आज की घटना अपने आप में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इतनी ज़्यादा ज़रूरी घटना है कि इस कहानी को मैं कहता हूं कि हर एक लड़की को सुनना चाहिए। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि इस कहानी को सुनने के बाद में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस तरीके से हमारे आज के समाज में बहुत कुछ हो रहा है और लोग कभी भी किसी की भी झांसे में फंस सकते हैं। तो क्राइम स्टोरी सुनाने का मतलब तो यही होता है कि आप लोग हमारी कहानी सुनकर कम से कम अवेयर रह सकें कि समाज में कहाँ क्या कुछ चल रहा है। तो आज की कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, लेकिन इस कहानी को सुनाऊं लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। और रिक्वेस्ट ये है कि आप लोगों की सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करें, अपना प्यार दिखाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने की कोशिश किया करें और वीडियो को अंत में शेयर भी कर दिया करें। दोस्तों, बात करें अगर आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र से। और इसी महाराष्ट्र के अंदर एक जगह लगती है ठाणे, और इसी ठाणे के अंतर्गत एक इलाका आता है कल्याण इलाका। और दोस्तों, आज की इस कहानी के अंदर मैं पात्र और सारी चीज़ें जो हैं वो छुपा के रखूँगा, क्योंकि इस कहानी के अंदर एक नाबालिग लड़की है जिसकी अभी आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, और हमारी वजह से किसी के भी ज़िंदगी पर, उसके आने वाले फ्यूचर पर कोई भी गलत प्रभाव पड़े, ये चीज़ें सही नहीं है। तो दोस्तों, बात करें आज की इस कहानी की, तो कल्याण के अंतर्गत एक परिवार रहा करता है। इस परिवार के अंदर सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही हैं। घर परिवार के अंदर ऑलरेडी बच्चे भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस परिवार के अंदर एक लड़की की कमी थी। यानी इस परिवार के अंदर जो घर की लक्ष्मी होती है, लड़की, वो अभी तक नहीं आई थी। फाइनली इस परिवार की सुनी जाती है, इस परिवार की जो दुआएं होती हैं वो रंग लाती हैं, और आखिरकार इस घर के अंदर एक लड़की का जन्म होता है। दोस्तों, जब लड़की का जन्म होता है तो इस परिवार के जितने भी लोग होते हैं, इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो सोचते हैं कि कम से कम हमारी दुआएं रंग लाएं और इस घर के अंदर लक्ष्मी आ गई। अब दोस्तों, उसके बाद में परिवार वालों ने ठान लिया था कि इस लड़की को एक बेहतरीन परवरिश देनी है। इसके शौक़ और साथ के साथ इसकी शिक्षा, यानी जो भी उम्मीदें इस लड़की ने हमसे की हों और जो भी अपनी ज़िंदगी से डिज़र्व करना चाहती हो, उसमें हम इसकी मदद करेंगे। परिवार वाले फैसला करते हैं कि लड़की को पढ़ा लिखा कर हम काबिल बनाएंगे। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, और वक्त गुजरने के साथ में आखिरकार ये लड़की इतनी बड़ी होती है कि इसकी स्कूलिंग शुरू हो जाती है। और जब स्कूलिंग शुरू होती है तो जैसा परिवार वालों ने इस लड़की के बारे में सोचा था कि लड़की को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बड़ा अफसर बनाएंगे, लड़की भी उसी तरीके से परिवार के जो सपने थे उन पर खरा उतरती। लड़की बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ती और साथ के साथ जिस भी कक्षा में जाती वहाँ पर टॉप करती। अब परिवार वाले उस लड़की की ये मेहनत, उसकी ये रंगत, उसकी ये लगन पढ़ाई के प्रति देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। साथ के साथ उसके जो मार्क्स आते, मार्क्स ऐसे थे कि जिसे देखने के बाद में पड़ोसी जल जाएं। अब दोस्तों, इस तरीके से लड़की पढ़ती जाती है। हाई स्कूल आता है, वो भी टॉप में पास कर देती है। उसके बाद इंटर आता है, इंटर में भी अच्छे नंबर लेके आती है। अब परिवार वालों को लगने लगा था कि लड़की हमारी बड़े होकर कुछ बड़ी अफसर बन जाएगी, लिहाजा अब लड़की ने हाई स्कूल और इंटर कर लिया था। अब बारी थी इसकी कॉलेज की। फाइनली लड़की जो थी वो कॉलेज में एडमिशन ले लेती है और उसके बाद में कॉलेज जाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है, और वक्त गुजरने के साथ में ये जो लड़की थी, अब इसके पास में मोबाइल भी आ चुका था। जब इस लड़की के पास में मोबाइल आ जाता है तो अचानक से कुछ ही समय के बाद में इसके परिवार वाले मोबाइल पर कुछ देख रहे होते हैं। आजकल इंसान जो है खाली समय पर रील्स ही स्क्रॉल करता है या फिर कुछ और वीडियोज़ वगैरह देखने लगता है। तो इस परिवार के एक सदस्य के पास में स्क्रॉल करते करते एक वीडियो आती है। अब जैसे ही वो वीडियो आती है, परिवार का वो सदस्य वीडियो देखकर घबरा जाता है। उसको ऐसा लगता है कि इस वीडियो के अंदर तो मानो जैसे बिटिया है। अब बिटिया है तो उसके बाद में परिवार के दूसरे सदस्य से जाकर डिस्कस करता है, क्या देखना ये बिटिया है। अच्छा, परिवार का जो दूसरा सदस्य है, जब वो इस वीडियो को देखता है तो उसको भी लगता है कि वीडियो के अंदर तो बिटिया ही दिखाई पड़ रही है। लिहाजा अब क्या करें, कहाँ जाएं, समझ में नहीं आ रहा है। वीडियो इतनी ज़्यादा गंदी, इतनी ज़्यादा अश्लील थी कि उसे देखने के बाद में परिवार वालों का रूह कांप जाती है। अब फाइनली परिवार वाले सोचते हैं कि सबसे पहले इस लड़की से ही पता कर लिया जाए ये वीडियो इसकी है या फिर एआई से बनाई गई है, क्योंकि आजकल का दौर जो है वो एआई का भी दौर है। तो अगर लड़की से पूछ लिया जाएगा और लड़की बोलेगी नहीं मेरी वीडियो नहीं है, किसी ने एआई से बनाई है, तो फिर बात ही खत्म है। चाहे कुछ भी हो, वीडियो कैसे ही कोई बना ले। दोस्तों, हमें अपने बच्चों के ऊपर भरोसा भी करना चाहिए। फाइनली इस परिवार में जो इस लड़की की माँ थी वो इस लड़की के पास पहुँचती है, और पहुँचने के बाद में कहती है कि बेटा, तुम्हारा एक वीडियो तुम्हारे पापा के पास आया है। अब इस माँ का इतना कहना था कि उस लड़की की आंखों से जो आंसू होते हैं वो ज़ारों कतार बहने लगते हैं। अब लड़की की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। माँ समझ जाती है कि इस बिटिया के साथ में कुछ ना कुछ गलत हो गया है। उसके बाद में वो माँ अपनी बेटी के दुख, अपनी बेटी के दर्द को समझती है, उसको अपने गले से लगाती है
उसको भरोसा दिलाती है कि बेटा जो कुछ भी हुआ तुम्हारे साथ में उसका इंसाफ किया जाएगा और जिसने भी गलत किया है उसको हम लोग कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे। लड़की को आश्वासन देते हैं कि बेटा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बहुत ज़्यादा ढांढस बंधाया जाता है, बहुत ज़्यादा इस लड़की को समझाया जाता है। फाइनली इस लड़की से जब पूछताछ की जाती है तो लड़की एक कहानी सुनाती है और ये कहानी इतनी ज़्यादा डरावनी थी और आज के इस समाज के लिए एक आईने का भी काम करती है ये कहानी। दरअसल ये लड़की बताती है कि जब उसने कॉलेज जाना शुरू किया था तो कॉलेज में कुछ काम ऐसे होते हैं, चाहे फ्रेंड से नोट लेना हो या फिर कुछ और, तो उसके लिए मोबाइल की ज़रूरत रहती है। मैंने पापा से कहा था कि मुझे पढ़ाई के लिए मोबाइल की ज़रूरत पड़ रही है, तो पापा ने मुझे मोबाइल फ़ोन भी दिलाया था। उसके बाद में ये लड़की कहती है कि मैं पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा मेहनत से करती हूँ, लेकिन खाली समय में कभी कभी मोबाइल देख लिया करती, कभी फेसबुक देखती, कभी इंस्टाग्राम देखती, कभी व्हाट्सअप देखती। इसी तरीके से एक दिन ये लड़की बताती है कि मैं अपने मोबाइल के पन्ने पलट रही होती हूँ कि उसी समय मेरे पास में एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है सोशल मीडिया के ऊपर। अब जैसे ही वो फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, न जाने मेरे दिल में क्या आता है कि मैं उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती हूँ। इधर मैं एक्सेप्ट करती हूँ, उधर से हाय का मैसेज आ जाता है। मेरी भी किस्मत ख़राब थी, मैं उस हाय के मैसेज को हाय से जवाब दे देती हूँ। उसके बाद में धीरे धीरे उसके मैसेजेस आना चालू हो जाते हैं, मैं भी इधर से रिप्लाई कर दिया करती। धीरे धीरे वो कभी पूछता कि खाना खा लिया, पढ़ाई कर ली, मैं भी उसको जवाब दे दिया करती। बदले में मैं भी पूछ लिया करती कि क्या कर रहे हो। ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। कब हम दोनों को एक दूसरे की आदत सी हो जाती है हमें पता नहीं चलता, और ये आदत धीरे धीरे इतनी ज़्यादा गहरी दोस्ती में बदल जाती है कि अब हम दोनों के बीच में जो नंबर थे वो नंबर भी एक्सचेंज हो चुके थे। अब नंबर एक्सचेंज हुए तो बातचीत शुरू हुई। जब बातचीत शुरू हुई तो उसके बाद में वो जो लड़का होता है आखिरकार वो इस लड़की से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। लड़की शुरुआत में उस लड़के को इनकार करती है। वो कहती है कि उसे पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनना है और वो इन तरीके की चीज़ों में कभी भी पढ़ना नहीं चाहती। लड़का कहता है कि मैं और लड़कों की तरह लड़का नहीं हूँ, मैं तुम्हारी पढ़ाई में कभी रुकावट पैदा नहीं करूँगा, कभी तुमसे बेवजह की डिमांड नहीं करूँगा, बस तुम्हारे साथ में जुड़ा रहना चाहता हूँ, तुम्हारी तकलीफ़ में, तुम्हारे दुख में, तुम्हारे दर्द में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लड़की को वो कुछ इस तरीके से अपने जाल में फंसाता है कि ये लड़की चाह कर भी ना नहीं कर पाती है और उसके बाद में लड़की उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। अब इधर लड़की ने प्रपोजल के एक्सेप्ट को किया। आजकल की मोहब्बत के इधर प्रपोजल एक्सेप्ट बाद में हो के पहले मिलना मिलाना शुरू हो। अब उसके बाद में ये जो लड़की थी इस लड़के से मुलाकातें करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे ये लड़का और ये लड़की एक दूसरे से मुलाकातें करना शुरू करते हैं। जब मुलाकातें करना शुरू करते हैं तो ये लड़का उस लड़की की बिना मर्जी के उसके साथ में इंटीमेट होता है। इंटीमेट होने के साथ साथ वो उस लड़की की वीडियोग्राफी भी करता है। लड़की विरोध करती है कि तुम जो वीडियो बना रहे हो ये पूरी तरीके से गलत है और मैं इसकी इजाज़त तुम्हें नहीं देती, लेकिन वो जो लड़का होता है वो उससे कहता है कि अरे बनाने के बाद मैं डिलीट कर दूंगा। दोस्तों उसके बाद में वो उस लड़की की अश्लील वीडियो बना लेता है। लड़की यही समझ रही थी कि चलो ठीक है, जिसके साथ में जो भी कुछ किया सब उसी के साथ में किया है तो शादी भी उसी से करूँगी। अब फाइनली ये लड़की जो है ये सोच कर जिंदा थी, अपनी पढ़ाई में ध्यान दे रही थी कि एक दिन इसके मोबाइल का जो मैसेज होता है व्हाट्सएप ग्रुप, उसी व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है। अब जब व्हाट्सएप पर मैसेज आता है तो ये व्हाट्सएप के उस मैसेज को खोल के देखती है। जैसे ही उस मैसेज को खोलती है तो उसके अंदर एक वीडियो थी और ये वीडियो किसी और की नहीं थी बल्कि इसी लड़की की थी, जो पूरी तरीके से आपत्तिजनक तरीके की वीडियो थी। अब लड़की अपना वीडियो इस तरीके से देखती है, तुरंत उसको रिप्लाई करती है कि तुम्हारे पास ये वीडियो कहाँ से है और तुम मुझे क्यों भेज रहे हो। तो उधर से लड़का कहता है कि देखो मेरा कोई भी गलत इंटेंशन नहीं है और मैं तुमको ना परेशान करना चाहता हूँ तो ना तुमको ब्लैकमेल करना चाहता हूँ, बस मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो मेरे पास में है और अगर तुम नहीं चाहती हो कि ये वीडियो मैं किसी और को दूँ या फिर सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर दूँ तो जैसा मैं तुमसे बोलता हूँ वैसा तुम करते जाओ। अब लड़की परेशान हो जाती है, बदहवास हो जाती है, कहती है कि तुम क्या चाहते हो मुझसे। तो वो लड़का ये कहता है कि बस मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ। लड़की सोचती है, फिर सोचने के बाद में सोचती है कि अगर इसने ये वीडियो वायरल कर दी तो परिवार वालों को पहुँच जाएगी, परिवार वालों की इज्जत ख़राब हो जाएगी, किसी और को मिल गई तो हो सकता है कि कोई एआई से इसको और ज़्यादा खतरनाक कर दे। अब लड़की और ज़्यादा डर जाती है। तो फाइनली ये लड़की जो थी उस लड़के से कह देती है कि चलो ठीक है। अब वो लड़का आता है, आने के बाद में इस लड़की को वीडियो दिखाता है, वीडियो दिखाने के बाद में इसे और ज़्यादा ब्लैकमेल करता है और उसके बाद में इसका शारीरिक शोषण करता है, इसका रेप करता है। रेप करते समय फिर इसका वीडियो शूट करता है। उसके बाद में ये लड़की घर आ जाती है, रोती रहती है, बिलखती रहती है। अब उसके बाद में फिर थोड़े दिनों के बाद में एक और मैसेज आता है। ये मैसेज दूसरे लड़के का था, वो भी इसी तरीके से डिमांड करता है। लड़की उसकी डिमांड को पूरा करती है। फिर उसके बाद में तीसरा मैसेज आता है, तीसरा लड़का भी इसी तरीके की डिमांड करता है। लड़की फिर मजबूर थी, फिर उसको वही सब कुछ करना पड़ता है। यानी अब 3 लड़के इस लड़की के साथ में रेप कर चुके थे और एक इसका प्रेमी इसके साथ में रेप कर चुका था। यानी टोटल 4 लड़के इसके साथ में रेप कर चुके थे। धीरे धीरे दिन गुजरते रहते हैं। लड़की तकलीफ में थी, दर्द में थी। अब उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे मदद मांगे। अगर प्रेमी से कुछ कहती तो वो उसमें कुछ मदद नहीं करता, बल्कि उल्टा इसकी बात को झूठ मानता।
धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ साथ अब इसके पास में एक और मैसेज आता। ये लड़का लगभग 5वां लड़का था, यानी प्रेमी को छोड़कर ये 5वां लड़का था। वो भी इसी तरीके से ब्लैकमेल करता है, इसी तरीके से रेप करता है। फिर उसके बाद में छठे लड़के का मैसेज आता है, छठा लड़का भी इसी तरीके से ब्लैकमेल करता है, इसी तरीके से रेप करता है। यानी अब टोटल इस लड़की को इन 6 लड़कों के अलावा उसके प्रेमी यानी टोटल 7 लड़कों ने बारी बारी से इस लड़की के साथ में गैंग रेप किया था। और दोस्तों उसके बाद में समय गुजरता रहता है, तकरीबन 5 महीने तक इस लड़की का गैंग रेप होता रहता है। और उसके बाद में एक दिन ये वीडियो जो थी इस लड़की की इसके परिवार वालों तक पहुंच जाती है। यानी वो लड़के जो इसे ब्लैकमेल करके इसका गैंग रेप कर रहे थे, उसके बावजूद भी उन्होंने इस वीडियो को सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर दिया था। अब लड़की का वो वीडियो जब परिवार वालों तक पहुंचा तो परिवार वालों ने लड़की से पूछताछ की, लड़की ने सारी बात बताई। उसके बाद में परिवार वाले सीधा इस लड़की को पुलिस थाने लेके पहुंचते। वहां पर ये लड़की सिलसिलेवार तरीके से पुलिस को हर एक बात बताती है। दोस्तों ऐसा कोई भी पुलिसकर्मी नहीं था मौजूद उस थाने के अंदर जो इस लड़की की दास्तान सुनकर अपनी आंखों में आंसू न भर लाया हो। कहानी इतनी दर्दनाक थी कि पिछले 5 महीनों से इस लड़की के साथ में 7 लोग बारी बारी से रेप कर रहे थे। अब पुलिस वाले भी इस मामले को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं, तुरंत एक्शन लेते हैं और उन 7 के 7 लड़कों को गिरफ्तार किया जाता है। पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। उसके बाद में इन्हें थाने लेके जाया जाता है, थाने से इन्हें कोर्ट पेश किया जाता है और कोर्ट में जाकर पुलिस की जो इन्हें हिरासत थी वो 8 दिन की रिमांड मिल जाती है। और उसके बाद में जिस तरीके के भी दोष इन लोगों के ऊपर होंगे उस तरीके से इन लोगों को सज़ा दी जाएगी। इस लड़की का मेडिकल चेकअप कराया गया तो दोस्तों ये लड़की गर्भवती निकली है। अब दोस्तों ज़रा सोचिए कि एक लड़की जिसने अभी दुनिया में कुछ देखा नहीं वो अभी गर्भवती है और उसके साथ में बारी बारी से 7 लड़कों ने गैंग रेप किया है। और ये सब कुछ इस वजह से हुआ कि लड़की की इन 7 लड़कों में से एक लड़के से दोस्ती हुई थी और उसके बाद में उससे प्यार हुआ और उसके बाद में इसके साथ में ये सब कुछ हो गया। लेकिन दोस्तों इन 7 के साथ में जो कुछ भी हुआ, इन 7 ने उस लड़की के साथ में सब कुछ जो किया है वो ज़ोर ज़बरदस्ती किया है। बहरहाल दोस्तों पुलिस ने केस दर्ज कर उनको पोस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा है। बहरहाल आप इस पूरी कहानी को सबसे ज़्यादा शेयर करिएगा, सब और कहानियों से ज़्यादा शेयर करिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आखिरकार इस कहानी के अंदर जो हुआ उसे होने से रोका जा सकता था तो कैसे रोका जा सकता था। दोस्तों मैं अगर अपनी राय दूं तो पहली बार में ही जब किसी का मैसेज आया था तब इस लड़की को या तो अपने परिवार को बताना चाहिए था या फिर पुलिस थाने जाना चाहिए था। बहरहाल दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब यही है कि लोग क्राइम स्टोरी को सुने तो कम से कम अवेयर रह सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को इन वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। बहरहाल दोस्तों कल के दिन आप लोग के कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स भी थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों आप लोग के जो कल के दिन कमेंट्स आए थे इसमें प्रियंका सिंह लिखते हैं, ये स्टोरी मैं सुन चुकी हूँ भैया, शमसर से मैंने सुनी थी ये कहानी, लेकिन आपकी आवाज़ में आपके अंदाज में बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया बहन। प्रियंका सिंह जी के कमेंट्स पर लिखते हैं, भाई जी शमसर कब ऐसी कहानी सुनाने लगे और उनकी कहानियाँ अलग ही होती हैं, वो ऐसी अवैध संबंध वाली कहानियाँ अवॉइड करते हैं। नहीं अवॉइड नहीं करते, वो सुनाते हैं लेकिन थंबनेल पर वो इस तरीके की चीज़ें नहीं लगते जिनसे लगे कि ये अवैध संबंध की कहानी है। दिनेश कुमार लिखते हैं, बहुत बढ़िया कहानी है भाई, शुक्रिया मेरे भाई। दिनेश कुमार लिखते हैं नाइस 1 डियर, तो दिनेश कुमार जी शुक्रिया। शुक पवार है लिखते हैं नाइस स्टोरी भाई जी, शुक पवार जी शुक्रिया आपका। मोहम्मद रियाज है लिखते हैं नाइस स्टोरी सर जी, तो मोहम्मद रियाज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मंसूरी भाईजान लिखते हैं भाई जी सुपर अंदाज है आपका, तो मंसूरी भाईजान जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। खान अकील लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिज भाई, नाइस स्टोरी, अल्लाह आपको कामयाबी दे, तो खान अकील जी मेरे भाई वालेकुम सलाम, शुक्रिया आपका। उसके बाद में शाकिब फरहान हैं जो कमेंट्स करते हैं, मंसूरी भाईजान जी हार्ट्स बना के कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। तौसीफ जमादार हैं लिखते हैं नाइस स्टोरी भाई, तौसीफ जमादार जी शुक्रिया आपका। दिनेश कुमार हैं लिखते हैं नमस्कार मालिक भाई साहब, बहुत बढ़िया कहानी है, शुक्रिया मेरे भाई। इदरीस खान हैं लिखते हैं गुड जॉब भाई, तो शुक्रिया भाई। मंसूरी भाईजान हैं और दिनेश कुमार अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। सुनील त्यागी लिखते हैं नाइस स्टोरी, सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मंसूरी भाईजान लिखते हैं भाई जी हम आपकी कहानी को सऊदी अरब से सुनते हैं, मेरे भाई शुक्रिया आपका। इदरीस खान है जो मुंबई से कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियंका सिंह लिखते हैं हैप्पी नवरात्रि भैया, मैं माता रानी की कृपा है कि आप पर बनी रहे, तो प्रियंका सिंह जी बहन आपका शुक्रिया। दिनेश कुमार जी कमेंट्स करते हैं, मनदीप वर्मा की पत्नी प्रादीप वर्मा लिखती है नमस्कार भैया जी गुड स्टोरी, तो बहन नमस्कार शुक्रिया आपका। लईक अब्बास गुलिस्तानाज बागपत यूपी से कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश कुमार लिखते हैं माई वाइफ आल्सो लाइक योर स्टोरी, दिनेश कुमार जी आपकी वाइफ जो दीप हैं उनका नाम मुझे अभी भी याद है, तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका। साहिल हैं, शाहबुद्दीन जी इनका नाम है, कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। अंसारी सुहेल लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम जनाब, हम आपकी कहानी को कुवैत से सुन रहे हैं, तो वालेकुम सलाम अंसारी सुहेल जी शुक्रिया आपका। नसीर अहमद है लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, तो नसीर अहमद जी वालेकुम सलाम शुक्रिया। माजिद अंसारी है लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, तो भाई वालेकुम सलाम शुक्रिया। मोहम्मद इमरान लिखते हैं, मोहम्मद इमरान फतेहपुर से कहानी सुनते हैं, शुक्रिया। धीरज सिंह लिखते हैं नमस्कार भाई जी, आज की स्टोरी मालूम पड़ता है कि भाई जी नाजायज़ संबंध हमेशा हानि पहुंचाते हैं, तो धीरज सिंह जी नमस्कार भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने कमेंट्स किया। चन्नाराम लिखते हैं, चन्नाराम गुड़गांव से सुनते हैं, शुक्रिया। दिनेश कुमार
मंसूरी भाईजान जी, सचिन चौधरी जी, मंसूरी भाईजान के सारे कमेंट्स हैं, ये हार्ट्स बना के हमें शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। सो दोस्तों कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे आप लोग के, और ये थी कहानी। इस पूरी कहानी के अंदर आप लोग सबसे ज़्यादा जिम्मेदार किसको मानते हैं, कमेंट्स करके बताइएगा। बाकी दोस्तों मिलता हूँ मैं आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक का लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।